हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 चैप्टर जुडिशियरी ऑफ चैप्टर जुडिशियरी गाइस फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ OWTN आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ। लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2 जुडिशियरी आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे चीज़ें, ये हमने कंप्लीट कर लिए थे पार्ट 1 के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से पार्ट 2। तो यहाँ टॉपिक क्या है हमारा? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। क्या टॉपिक है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारा जो जुडिशरी है वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट है। वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है वो किस पर निर्भर नहीं है, किस पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारा जुडिशरी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। वो अपना जो काम है वो इंडिपेंडेंटली करता है, स्वतंत्र होकर करता है। ठीक। हमारे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होने की जो पावर है, इंडिपेंडेंट होने की जो पावर है वो किसने दी है? हमारे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होने की पावर, स्वतंत्र होने की पावर, किसी पे निर्भर ना रहने की जो पावर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है। The Constitution of India has made the judiciary independent of other organs of the government। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया है बाकी के ऑर्गन से, सरकार के बाकी के ऑर्गन से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया है। ये बाकी के ऑर्गन कौन है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से हमारा जो जुडिशरी है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। और इसको इंडिपेंडेंट होने की जो पावर है वो प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का जो संविधान है वो जुडिशरी को ताकत देता है कि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके। इससे अलग होकर, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से अलग होकर इंडिपेंडेंट होकर अपना काम बढ़िया से कर सके। सवाल उठता है कि सर जुडिशरी का फिर काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी? इसका भाई काम क्या है? यहाँ नीचे आपको बताता हूँ जुडिशरी का काम क्या है मेरे यार। यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है, लिख लेना आप कि व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी। भाई हमारा जो जुडिशरी है इसका काम क्या है? ये काम क्या करता है? देखिए, बेसिकली जुडिशरी किसी भी केस पर, कोई भी केस हो सकता है, ये किसी पर्सन वर्सेस पर्सन हो सकता है, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, या किसी स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, या किसी पर्सन वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, या फिर अ पर्सन वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है। ये सभी के सभी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं किसी भी केस के, जो कि आते हैं जुडिशरी के पास। फिर जुडिशरी इन पे क्या करता है? जुडिशरी का जो मेन फोकस एरिया होता है वो क्या करता है? इन पर अपना फैसला सुनाता है। सबसे पहले वो केस को रिव्यू करता है, केस को पढ़ता है, भाई क्या हो रहा है केस में। फिर क्या होता है? एक बार वो केस को देखता है बढ़िया से, फिर इसमें अपना फैसला सुनाता है, बोले तो अपना डिसीजन देता है, अपना फैसला सुनाता है। और क्या करता है? अपना जजमेंट एक पास करता है भाई, अपना एक जजमेंट पास करता है कि भाई कौन सही है, कौन सही है और कौन गलत है। इसके बारे में एक जजमेंट पास किया आता है बाय द जुडिशरी। नेक्स्ट हमारा जुडिशरी क्या करता है? नेक्स्ट हमारा जुडिशरी वर्डिक्ट्स वर्डिक्ट्स देता है। ये वर्डिक्ट्स क्या होता है? किसी भी चीज़ पर निर्णय लेना, किसी भी चीज़ पर निर्णय लेना, वो होता है वर्डिक्ट्स। किसी भी चीज़ पर जजमेंट, डिसीजन, ये हमारा जुडिशरी का मेन फोकस एरिया होता है। जो जुडिशरी है, जो डिसीजन देता है, जजमेंट देता है या फिर वर्डिक्ट्स पास करता है, ये सभी के सभी हमारा जुडिशरी न्यूट्रल होकर करता है। किसी के साथ कोई भेदभाव यहाँ नहीं होता है, कोई पक्षपात नहीं होता है। यहाँ पर हमारा जुडिशरी हर चीज़ को निष्पक्ष होकर, न्यूट्रल होकर किसी भी इशू पर अपना डिसीजन देता है, और डिसीजन वो बहुत अच्छे से देता है गाइस। किसी भी चीज़ पर निष्पक्ष होकर निर्णय देना ही हमारा जुडिशरी का क्या है? मेन फोकस एरिया है, मेन काम है, मेन वर्क है। ठीक है,
क्लियर हुआ आपका। देखिए जो केस के जो मोस्टली परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ये रहे, और ये सभी के सभी केस हमारे जुडिशरी के पास आते हैं, और जुडिशरी फिर इन केस को देखता है और उनमें डिसीजन देता है, अपना फैसला सुनाता है, या तो कोई जजमेंट पास करता है, या तो अपना वर्डिक्ट्स कोई निर्णय देता है। और जितने भी सारे जो डिसीजन, जजमेंट और वर्डिक्ट्स होता है हमारा जुडिशरी, ये न्यूट्रल होकर देता है। इसका मतलब है जुडिशरी एक चीज़ को फॉलो करता है, वो कहता है कि चाहे हमसे 99 दोषी हम हमारे पास से छूट जाए, बट एक दोषी, एक निर्दोष नहीं जाना चाहिए। मतलब कहा गया है कि मान लो जुडिशरी के पास 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, जुडिशरी फैसला अपना ऐसा सुनाता है कि जिससे क्या होता है, इस 100 में से अगर 99 दोषी, जो 99 लोगों के ऊपर अपराध का एक्यूजेशन लगा है, जिन्होंने ऑफेंस किया है, वो मगर छूट जाए, बट जो एक निर्दोष व्यक्ति है, जो एक इनोसेंट व्यक्ति है यार, उसको बिल्कुल भी सजा ना मिले, ना ही पनिशमेंट मिले। जुडिशरी कहता है हम अपने काम को इस प्रकार से करते हैं जिससे क्या होता है, हम किसी एक निर्दोष व्यक्ति को पनिशमेंट ना दें, चाहे ऐसा करते करते 99 दोषी हमसे छूट जाए, बट हम एक दोषी को सजा नहीं दें। ये बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यार कई बार ऐसे केस देखे गए हैं जहाँ पर जिसने कुछ किया भी नहीं वो जेल चला जाता है। तो इसीलिए एक केस को बार बार देखना, बार बार रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक फंक्शन है जुडिशरी का, जो कि है जुडिशियल रिव्यू, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो जुडिशरी क्या करता है, निष्पक्ष होकर निर्णय लेता है किसी भी चीज़ पर। जो भी उसके पास जो भी केस आते हैं, केस किस प्रकार से आते हैं, ऐसे केस आते हैं, पर्सन पर्सन, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, पर्सन स्टेट गवर्नमेंट, पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट, इस प्रकार से डिस्प्यूट्स हमारे जुडिशरी के पास आते हैं। नेक्स्ट, दिस मीन्स दैट द जुडिशरी कैन डू इट्स वर्क विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। यहां एक चीज था, क्या था, वाई जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ऑर्गन। और इसका मतलब यह है कि जुडिशरी जो है वो अपना काम को बिना किसी के इंटरफेरेंस से कर सकता है बाकी को। इस चीज़ को आप समझिए, थोड़ा सा इस चीज़ को यहाँ पर समझिए। देखिए गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हमने बोल दिया कि भाई हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो ना इस पर डिपेंडेंट है ना इस पर डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है मेरे यार, ऐसा इसीलिए है क्योंकि कई बार ऐसे लॉज भी आते हैं, कई बार ऐसे लॉज भी आते हैं जिन लॉज के अंदर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में कुछ रिफॉर्म्स की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, कुछ रिफॉर्म्स की बात की जाती है। कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे केस भी आते हैं जिसमें क्या होता है, अगर उन केसेस को, लॉज को पास कर दिया जाए या फिर उनको अप्रूव कर दिया जाए, उस समय इसमें क्या होता है, उसका परिणाम ये होता है कि उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की रिफॉर्म्स की बात की गई है, कुछ बदलाव की बात की गई है। और ये रिफॉर्म्स बेसिकली प्रमोट क्या आता है, क्यों होते हैं, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए ये रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। जिससे क्या होगा, जो लोग हैं, हमारे पीपल है, हमारे देश के जो लोग हैं, वो जितना ज़्यादा सफ़र कर रहे थे उतना सफ़र ना करें, उनको जितनी परेशानी पहले हुआ करती थी उतनी परेशानी ना हो, वो भी जान सके भाई सिस्टम में क्या चल रहा है, सिस्टम क्या कुछ कर रहा है, उनको भी ये चीज़ पता चले। इसलिए ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए बहुत बार रिफॉर्म्स आते हैं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से। इनके अंदर इनके अंदर जो सिस्टम बैठा है उनको रिफॉर्म करने की बहुत बार बात की जाती है, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए। बट अगर यहाँ पर हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना होता तो इन रिफॉर्म्स को लेकर हमारे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या करते, जुडिशरी के ऊपर एक तनाव क्रिएट करते, एक प्रेशर क्रिएट करते, जिसके कारण क्या होता, हमारा जुडिशरी उनके इन्फ्लुएंस में आकर, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस में आकर इस चीज़ को वॉइड डिक्लेयर कर देता है, इस चीज़ को वैल्यूलेस डिक्लेयर कर देता है। क्या डिक्लेयर कर देता है, वैल्यूलेस। तो इसको वैल्यूलेस और वॉइड डिक्लेयर करने की नौबत ना है, इसीलिए हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। कुछ भी हो जाए, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपने पावर की मदद से जुडिशरी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। कोई भी पावरफुल व्यक्ति जुडिशरी को
अपने पावर से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है बाकी के ऑर्गन से। दैट्स इट, इसीलिए हमारे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। और इसको इंडिपेंडेंट रखना बोले तो क्या होता है, बोले तो ये होता है कि जुडिशरी जो अपना काम है, उसका जो वर्क है, उसका वर्क क्या है, जो कि मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया, ये है जुडिशरी का वर्क। तो इससे क्या होता है, जो जुडिशरी का वर्क है वो अपने वर्क को विदाउट एनी इंटरफेरेंस करता है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस करता है अपने काम को, विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर ऑर्गन। जो बाकी के ऑर्गन है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, वो जुडिशरी के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, उसके काम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि जुडिशरी क्या है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इसीलिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ना ही उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और ना ही उस पर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही उसके काम पे इंटरफेरेंस कर सकते हैं, मतलब कि उसके काम में वो दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। एक और ख़ास बात है हमारे जुडिशरी की, एक बहुत बढ़िया खास बात है जुडिशरी की, कि जुडिशरी क्या है, वो सरकार के खिलाफ जाकर, सरकार के अगेंस्ट जाकर, जुडिशरी क्या है, सरकार के अगेंस्ट जाकर, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर अपने निर्णय, मतलब अपना वर्टिक्स दे सकता है। मान लो सरकार यहाँ इस तरफ जाके एक लॉ पास करना चाहती है, और जुडिशरी को लग रहा है कि ये जो लॉ है ये वैल्यूलेस है, और उसको वो क्या करना चाहती है, वॉइड डिक्लेयर करना चाहती है, तो वो सरकार के फेवर में ना जाकर, वो सरकार के अगेंस्ट जाकर अपने जजमेंट को पास कर सकती है। मतलब अगर गवर्नमेंट यहाँ जा रही है और जुडिशरी को लगे ये जो चीज़ यहाँ जा रही है गलत है, तो हमारा जुडिशरी यहाँ इसके सेम डायरेक्शन में ना जाकर, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर, उसके अगेंस्ट जाकर अपना जजमेंट पास कर सकती है, अपनी जजमेंट पास कर सकती है, क्योंकि उसको जब भी लगेगा सरकार कुछ गलत करे तो सरकार को टोक सकती है, और इसलिए वो सरकार के अगेंस्ट जाकर अपना वर्टिक्स, अपना निर्णय लेती है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, एक और चीज़ है भाई साहब, कि यार जो हमारा जुडिशरी है वो क्या करता है, जैसे कि मैंने कहा था, जुडिशरी का मानना है कि चाहे 99 दोषी भाग जाए बट एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, ये जुडिशरी का फंडा है। तो इसलिए जुडिशरी क्या कंडक्ट करता है, इसलिए जुडिशरी कंडक्ट करता है जुडिशियल रिव्यू। हमारा जुडिशरी क्या कंडक्ट करता है भाई साहब, बताओ, हमारा जुडिशरी कंडक्ट करता है जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब क्या होता है भाई, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, और जुडिशियल रिव्यू करता कौन है भाई, ये याद रखना है। मैं आपको पूछूंगा भाई कि ये जुडिशियल रिव्यू का पावर किसके पास है। देखिए, जुडिशियल रिव्यू सिर्फ इंडिया के अंदर कौन कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू इंडिया के अंदर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकते। जितने हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही, सिर्फ इनके पास ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इंडिया के अंदर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। मतलब मान लो कोई भी केस है जुडिशरी के पास, उनमें से कोई भी केस, इस परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से कोई भी केस मान लो हमारे जुडिशरी के पास आके पहुंच गया, तो जुडिशरी क्या करेगी, उसका एक फैसला सुनाएगी। जुडिशरी क्या करेगी, एक जजमेंट देगी। मान लो फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कि भाई ए वर्सेस बी का एक केस आया, या फिर ऐसे लेते हैं, क्या एक्स वर्सेस वाई का एक केस आया है जुडिशरी के पास। इसमें क्या हुआ है कि यार वाई ने एक्स के घर में चोरी की है। क्या की है, चोरी की है। कितने रुपए का, 1,00,000 रुपए का चोरी की है, चोरी किया है इसे। ठीक है, जो वाई है ना, वो एक्स के घर में 1,00,000 की चोरी की है, चोरी किया है या फिर किए। तो ये जो वाई है, इसने एक्स के घर से 1,00,000 चोरी किया है। तो ये वाई चला, एक्स चला गया अब कहाँ, देखिए उसने देखा कि किसने मेरे घर से चोरी की है, तो एक्स को लगा कि भाई वाई के ऊपर, इसके ऊपर संदेह हुआ कि भाई इसने ही चोरी किया होगा, शक हुआ होगा। तो एक्स चला गया कहाँ, कोर्ट। एक्स चला गया कोर्ट, और कोर्ट में कहा, मतलब जुडिशरी के पास चला गया और कहा कि भाई
मेरे घर से 1 लाख की चोरी हुई है जो कि वाई ने किया है। फिर जुडिशरी और बाकी के लोग इनमें रिपोर्ट्स निकालेंगे, एविडेंस निकालेंगे और एविडेंस ये प्रूव कर देगा, एविडेंस जो है वो ये प्रूव कर दे कि हाँ भाई वाई ने चोरी की है 1 लाख रुपए की एक्स के घर से। किसके घर से? एक्स से घर से। और इसका डिसीजन, इसका जो जजमेंट आया, जो फाइनल डिसीजन आया, वो क्या आया कि यार वाई को फाइन के साथ साथ 2 साल की जेल होगी, 2 साल की प्रिजमेंट होगी, जेल ही मान लो, 2 साल जेल के अंदर उसको रहना पड़ेगा, मतलब प्रिजनमेंट, 2 साल उसको प्रिजन। यहाँ पर लिखा था ना, अपराधी के अपराध पर डिपेंड करता है कि उसको क्या होगा, फाइन होगा या फिर उसको प्रिजन भेज दिया जाएगा या फिर उसको सेंटेंस टू डेथ होगा। तो वही चीज़ है, उसके अपराध, उसने चोरी किए तो उसके अपराध पर डिपेंड करता है उसको कैसे मिले। उसको यहाँ पर डिसीजन आएगा, उसको फाइन लगेगा और उसको 2 साल की प्रिजनमेंट होगी। क्या होगी यार? उसको यार 2 साल की प्रिजनमेंट होगी। मैं पी लिख देता हूँ, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, पी लिख देंगे। उसको 2 साल की प्रिजनमेंट होगी। एक तो फाइन लगा, फाइन कितने का भाई? चोरी क्या है 1 लाख, और 1 लाख के साथ उसको कुछ कंपेंसेशन देना पड़ेगा, कंपेंसेशन, और उसके साथ 2 साल की प्रिजनमेंट। तो मान लो उसकी जो फाइन का पैसा आया है वो आया है 1,10,000, उसको 1,10,000 फाइन में देना पड़ेगा, उसके साथ उसको 2 साल की जेल होगी, मतलब प्रिजनमेंट होगी। ठीक है, तो ये उसका फाइनल डिसीजन है, ये वाई को ये सज़ा मिलेगी। बट इस चीज़ को पूरा फाइनल डिक्लेयर करने से पहले जो हमारे हाई कोर्ट है, क्या है हमारा जो हाई कोर्ट है, क्या है भाई साहब बताओ? जो हमारे हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, वो इस केस पर, इस पर्टिकुलर केस पर, एक्स वर्सेस वाई के केस पर क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे, मतलब एक बार फिर से इसको देखेंगे, मतलब फिर से एक बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कोई भी एक, इनमें से कोई एक, फिर से इस एक्स वर्सेस वाई के केस को रिव्यू करेंगे, मतलब फिर से इस केस को देखेंगे, मतलब पूरे फिर से वो सभी रिपोर्ट्स को चेक करेंगे, फिर से सभी एविडेंस को देखेंगे, क्या सच में वाई ने चोरी की है या फिर एक्स अपने मन से एक कहानी बना रहा है। तो यार इसको फिर से वो साबित करने के लिए वो जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, इस चीज़ को फिर से रिव्यू करते हैं कि क्या सच में वाई ने चोरी की है या फिर नहीं। तो जब फिर से वो रिव्यू करते हैं, हर चीज़ को मैच करते हैं, चेक करते हैं, हर रिपोर्ट को, हर एविडेंस को, हर एक चीज़ को, तब वो फिर जाके कंफर्मेशन में आते हैं कि भाई सच में हुआ है या फिर ये नकली चीज़ है। तो उनको सच में फिर वो लास्ट में जाकर वो देते हैं कि हाँ, ये दोनों क्या देते हैं? फाइनल डिसीजन देते हैं। और क्या होता है यहाँ पर फाइनल डिसीजन? ये होता है कि उनको पता चलता है कि हर एक एविडेंस और रिपोर्ट के देखना उनको लगता है कि हाँ, जिस भी पर्टिकुलर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि भाई वाई ने चोरी किया है, तो वो पूरा का पूरा सच है, पूरा का पूरा सच है। और यहाँ वाई को पनिशमेंट मिलेगी, ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली पनिशमेंट मिलेगी किसको? वाई को। ठीक है, इसको यार वाई को ये पर्टिकुलर पनिशमेंट मिलेगी। और मतलब जब भी एक केस होता है और उसका फैसला आता है, क्या आता है? फैसला आता है, डिसीजन आता है, तो फिर से इस डिसीजन को रिव्यू किया आता है। ये लिख लो भाई, ये लिख लो आप। मतलब मान लो कोई भी केस आया और उस केस किस में आया? केस कहाँ आया? जुडिशरी के पास आया, और उस केस का एक डिसीजन भी आ गया फाइनल। मान लो कोई एक डिसीजन आ गया, ठीक है, डिसीजन आया है, बट ये डिसीजन जो है अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसको अभी फाइनल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सिर्फ डिसीजन आ गया। फिर इसी डिसीजन को रिव्यू किया आता है, बाय हुम? बाय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और फिर जाके ये दोनों में से कोई एक बोलेगा कि भाई साहब ये जो केस है भाई, आपने जो डिसीजन दिया था ये क्या है? ये फाइनल होगा, फाइनल डिसीजन। अगर वो चाहे तो कुछ चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो उसी पर्टिकुलर डिसीजन को वो कह देंगे भाई ये फाइनल डिसीजन है। और यही जो रिव्यू यहाँ हुआ है, ये जो पर्टिकुलर रिव्यू यहाँ हुआ है, ये जो रिव्यू, इसी रिव्यू को कहा जाता है भाई साहब, क्या कहा जाता है? इसी पर्टिकुलर रिव्यू को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। क्या कहा जाता है? जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। क्लियर है आपको? क्लियर है? ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि यार जो हमारे जज होते हैं, नेक्स्ट यहाँ हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हम आ चुके हैं। देखें नेक्स्ट
देखिए हमारे जो जज होते हैं उनके पास एक पावर है। क्या पावर है? उनके पास यह पावर है कि वो चेक कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अपना काम को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कर रही है या फिर नहीं कर रही है। क्या मैंने कहा जज के पास एक ऐसी पावर है कि वो चेक कर सकते हैं वेदर द गवर्नमेंट इज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। मतलब जज के पास एक पावर है कि वो चेक कर सकते हैं कि जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रही है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके काम करे। मतलब जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में काम कर रही है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर काम कर रही है। इस चीज़ को चेक करने का जो पावर है वो एक जज के पास है। ठीक है, ये एक जज के पास एक पावर है। क्लियर है आपको इतनी चीज़ें? ये एक पावर है किसके पास? एक जज के पास। नेक्स्ट, मान लो चेक करते करते कभी ऐसा हुआ, चेक करते करते मान लो मैंने बोला सपोज, मैंने यहाँ पर एजम्पशन ली है कि भाई मान लो, एजम्पशन ली है मैंने कि मान लो ऐसे चेक करते करते कई बार क्या हुआ, मान लो ऐसा कुछ हुआ कि सरकार ने एक ऐसे लॉ को पास कर दिया जो कि देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, अगेंस्ट में है। क्या मैंने कहा मान लो कि यार गवर्नमेंट ने एक ऐसे लॉ को पास कर दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तब क्या होगा? तब जुडिशरी क्या करेगी? तो यहाँ पर जुडिशरी के पास भी एक पावर है कि वो ये जो लॉ है जिसको सरकार ने पास किया है उसको जुडिशरी क्या करेगी? उसको जुडिशरी वॉइड डिक्लेयर कर दे। क्या डिक्लेयर कर देगी भाई साहब? उसको क्या डिक्लेयर कर देगी? वॉइड डिक्लेयर कर देगी। वॉइड का मतलब होता है खोखला, वैल्यूलेस। इसकी जो वैल्यू है वो जीरो है, इट इज़ वैल्यूलेस। इस चीज़ को फिर से आपको बताता हूँ कि भाई मान लो क्या हुआ है, सरकार ने एक ऐसे लॉ को पास कर दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तब क्या होगा? तब यहाँ पर हमारे जुडिशरी के पास ये पावर है कि हमारा जुडिशरी क्या कर सकता है? हमारा जुडिशरी क्या कर सकता है भाई साहब? हमारा जुडिशरी उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। क्या डिक्लेयर कर सकता है? डिक्लेयर वॉइड। इसको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है और वॉइड का मतलब है इस खोखला, इस लॉ का वैल्यू ज़ीरो है, आप कुछ भी कर लो, ये तो भाई चलेगा नहीं, ये लॉ बिल्कुल खोखला है, ये वैल्यूलेस है भाई, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट्स वॉइड। ये वॉइड है, ये जो लॉ है वॉइड है। जब भी गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पास करेगी तब जुडिशरी उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर देगी, क्योंकि यार कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके बना है, तो यार वो नहीं है, वो इस देश का प्रिंसिपल को ही नहीं मान रहा है, देश का रूट को ही नहीं मान रहा है वो लॉ, तो क्यों वो देश में आएगा? तो इसलिए जुडिशरी उसको क्या करेगी? वॉइड डिक्लेयर कर देती है। क्लियर है आपको इतनी चीज़ें? क्लियर है गाइस क्लियर है? ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो देखिए जो हमारी जुडिशरी है वो वर्डिक्ट दे सकती है सरकार के अगेंस्ट जाकर, और हमारे जुडिशरी के पास एक पावर है जुडिशियल रिव्यू का। और जुडिशियल रिव्यू कौन कौन कर सकते हैं? जुडिशियल रिव्यू भाई साहब हाई कोर्ट कर सकते हैं, भाई साहब हाई कोर्ट कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। देखिए जज के पास भी एक पावर है। इसी जुडिशियल रिव्यू से क्या होता है, जज के पास एक पावर है कि वो चेक कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या फिर उसके अगेंस्ट जाकर काम कर रहा है। क्या वो उसके फेवर में काम कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट जाकर काम कर रहे हैं, ये एक जज चेक कर सकते हैं, वेदर द गवर्नमेंट इज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। और मान लो भाई इफ क्या भाई, यहाँ क्या लिखा है भाई देखो, इफ गवर्नमेंट पासेस ए लॉ दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर गवर्नमेंट ने एक ऐसे लॉ को पास कर दिया जो कि
कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट है, तब जुडिशरी उसको वॉइड डिक्लेयर करती है। तब जुडिशरी क्या करेगी, तब जुडिशरी उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। और वॉइड का मतलब ये इट इज़ वैल्यूलेस, ये खोखला है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑल दैट इज मेंट टू एंश्योर दैट द जुडिशरी कैन गिव जस्टिस इम्पार्शियली। इसका मतलब यह है कि हमारा जो जुडिशरी है वो अपना डिसीजन जब देता है वो ये इंश्योर करती है कि वो भी जो भी डिसीजन दे रही है, जो भी फैसला वो सुना रही है जुडिशरी, वो क्या है, वो इम्पार्शियल है, वो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करती, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जुडिशरी जब भी अपना डिसीजन देती है, जजमेंट देती है या फिर निर्णय लेती है, वो किसी के भेदभाव करने के लिए नहीं देती, वो बिना भेदभाव से, बिना किसी के साथ भेदभाव करे हमारी जुडिशरी फैसला सुनाती है, अपना फाइनल डिसीजन सुनाती है। क्लियर है आपको? ठीक है। नेक्स्ट गाइज, नेक्स्ट, द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू डिटरमाइन द सैलरी एंड द अलाउंस ऑफ ए जज। देखिए, पार्लियामेंट के पास ये एक पावर है कि वो डिसाइड कर सकती है, ये डिटरमाइन कर सकती है जज की कितनी सैलरी होगी, उसका कितना वेतन होगा, कितना उतना उसका कितना सैलरी होगा, और उसके अलाउंस कितने होंगे। देखिए, हर किस मिलते हैं, जैसे कि डी ए अलाउंस, डियरनेस अलाउंस जिसको हम डीए कहते हैं, या फिर हाउस रेंट अलाउंस एचआरए कहते हैं, या ट्रैवल अलाउंस टीए कहते हैं। ये बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। एक जज की वेतन, उसकी सैलरी कितनी होगी और उसको कितना अलाउंस मिलेगा, उसको डिसाइड करने वाला, उसको डिटरमाइन करने वाला, उसको तय करने वाला, उसको ठानने वाला कौन है भाई उसको तय करने वाला? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो तय कर सकता है, वो ठान सकता है, या डिसाइड कर सकता है, या डिटरमाइन कर सकता है कि एक जज की सैलरी, उसका वेतन कितना होगा और उसको क्या अलाउंस मिलेगा। और अलाउंस जैसे कि ये सब अलाउंस होते हैं, जैसे कि डीए, एचआरए, टीए, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस। बट इट कैन नॉट रिड्यूस दीज ड्यूरिंग अ जज टर्म्स ऑफ ऑफिस। मान लो किसी जज का, यहाँ मैं लिखता हूँ भाई, यहाँ कहाँ लिखूँ, मान लो भाई साहब, मान लो किसी जज का ऑफिस में उसका टर्म मान लो 5 साल है, नीचे ही लिख देता हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो डिसाइड कर सकती है, डिटरमाइन कर सकती है कि एक जज की सैलरी कितनी होगी और उसके अलाउंस कितने होंगे। बट यहाँ पर एक पॉइंट वाली बात यह है कि मान लो उस जज का ऑफिस में जो टर्म है, जज टर्म ऑफ ऑफिस, उसका जो टर्म है उसके ऑफिस के अंदर, दफ्तर के अंदर, वो मान लो 5 ईयर्स का है, और उसको इस 5 ईयर्स के अंदर जो उसकी सैलरी है मान लो 70,000 उसको दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ उसको सभी अलाउंस डीए कुछ मिल रहे हैं, डीए मान लो 5,000 उसको दिए जा रहे हैं, एचआरए उसको मान लो 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, मान लो उसको जो टीए है वो 7,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से दिए जा रहे हैं। ये जो फिगर्स यहाँ लिखे गए हैं गाइस, ये फिगर्स रियल फिगर्स नहीं है, ये मैंने अपने आप से क्या माना है, एक अप्रोक्स माना है। इतने नहीं दिया सकते, इससे ज़्यादा हो सकते, इससे कम भी हो सकते, या फिर यही हो सकते, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, एक जज की कितनी सैलरी होती है मुझे नहीं पता सच में गाइस। तो ये जो भी सैलरी और जो भी टीए, एचआरए और टीए यहाँ लिखे गए हैं, ये सब मैंने एज्यूम किया है गाइस। ये सभी के सभी यहाँ जितने भी सारे हैं, ये सभी के सभी क्या है, एज्यूम्ड वैल्यू है गाइस। ये सभी के सभी एज्यूम्ड वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं है गाइस, ये एज्यूम्ड वैल्यू, ये सपोज्ड वैल्यू है। ये मैंने सपोज क्या ये हो सकते हैं, मान लो। और ये भी सपोज्ड वैल्यू, 5 साल, मुझे पता नहीं कितना टर्म होता है, मैंने बोला है सिर्फ, मुझे नहीं पता कितना एक जज का टर्म होता है उसका ऑफिस के अंदर। सर सपोज, ये सब एज्यूम्ड वैल्यू मैं लिख लेता हूँ कि ये एज्यूम्ड वैल्यू है। तो मान लो उस जज का जो है कार्यकाल है उसके ऑफिस में, उसके दफ्तर में 5 साल है, और उसको इस 5 साल के अंदर सैलरी 70,000 रुपये की मिल रही है, और डीए 5,000, एचआरए 6,000 और टीए 7,000 रुपये मिल रहे हैं। बट
हमने कह दिया कि भाई पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो जज के सैलरी और अलाउंस को डिटरमाइन कर सकती है, बट क्या ऐसा हो सकता है कि जो जज के, मान लो इस जज जो है उसने ज्वाइन किया था उसके ऑफिस 2020 को, और 2025 में 5 साल हुए कि नहीं, तो जज ने यार इस दिन ज्वाइन किया और इस दिन उसका टर्म ख़त्म होगा, तो इस बीच में जो उसको सैलरी और अलाउंस है वो ये मिल रहे हैं, तो क्या पार्लियामेंट चाहे तो इस टर्म के अंदर उसके सैलरी को डिक्रीज कर सकती है, 70,000 से 60,000 कर सकती है। क्या उसके टीए, एचआरए और डीए को भी घटा सकती है जितना मिल रहा है? क्या ऐसा कर सकती है पार्लियामेंट? क्या एक जज के टर्म के अंदर उसके सैलरी को, उसके अलाउंस को क्या पार्लियामेंट डिक्रीज कर सकती है? कर सकती है क्या? इसका आंसर है नो, नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती वो भी देख लो भाई। नहीं कर सकती क्यों? क्योंकि इसीलिए नहीं कर सकती है क्योंकि नहीं तो इससे क्या होगा, एक जज को पूरी तरह फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। किसके ऊपर? पार्लियामेंट के ऊपर। क्योंकि यार देखिए जो जज है, देखिए आप एक बार कॉमन से समझिए इस चीज़ को, कॉमन सेंस से, कि जज है उसकी भी तो एक फैमिली है, वो भी तो एक इंसान है, उसके भी तो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उसकी भी तो एक फैमिली, उनकी भी तो एजुकेशन है, उनको भी तो चलाना है, उसको भी तो अपना घर गृहस्थी चलाना है कि नहीं, अपना घर उसको भी चलाना है कि नहीं। तो अगर पार्लियामेंट ऐसा करे कि भाई उसको इस महीने 70,000 रुपये दे देगी उसके टर्म के अंदर, फिर अगले महीने उसकी सैलरी को घटा के 60,000 रुपये दे देगी, फिर अगले महीने 10,000 रुपये दे देगी, तो क्या ये मजाक चल रहा है भाई? क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? क्या भाई एक जज भी तो कोई एक ऑफिसर है कि नहीं जुडिशरी का? क्या आज उसको 70,000 रुपये देंगे, कल 60,000 रुपये देंगे, कल 10,000 रुपये देंगे, तो ये भाई वो तो जज भी तो पागल हो जाएगा भाई साहब। वो अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करेगा? से अपने किड्स के एजुकेशन के एक्सपेंसेस, अपने फैमिली एक्सपेंसेस वो कैसे मैनेज करेगा भाई साहब? अगर उसको पता ही नहीं है उसको हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी, अगर उसको पता ही नहीं चलेगा भाई मुझे हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी, हर महीने तो मेरी सैलरी घट रही है, बढ़ रही है, तो उसको कैसे पता चलेगा? तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिससे क्या होगा भाई साहब, जुडिशरी को, इस जज को बहुत फाइनेंशियल डिपेंडेंट होना पड़ेगा पार्लियामेंट के ऊपर। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, कहीं हमारा जज जुडिशरी के जो पार्लियामेंट के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो, इसीलिए एक रूल लगाया गया है कि जो पार्लियामेंट है एक जज के टर्म के बीच के अंदर उसके सैलरी को, अलाउंस को घटा नहीं सकती, बट बेशक वो उसके सैलरी और अलाउंस को डिटरमाइन कर सकती है, बट उसके टर्म के अंदर जो सैलरी तय हो गया वो हो गया, अब उसको घटाया नहीं जा सकता है, उसको घटाया नहीं जा सकता है मेरे यार। क्योंकि इससे क्या होगा, ये ऐसा इसलिए रखा गया है कि बट द पार्लियामेंट, इट मतलब पार्लियामेंट रिड्यूस नहीं कर सकती उसके सैलरी को और उसके अलाउंस को ड्यूरिंग द जज टर्म ऑफ ऑफिस। उसके ऑफिस में जो टर्म है उसके अंदर उसके वेतन को और अलाउंस को पार्लियामेंट रिड्यूस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इससे नहीं तो क्या होगा, एक जज को फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना पड़ेगा, फाइनेंशियली निर्भर रहना पड़ेगा पार्लियामेंट के ऊपर। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये चीज़ लाया गया है कि जैसे कि हमारा जज पार्लियामेंट के ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंट ना हो। द पार्लियामेंट ऑल्सो हैज़ द पावर टू इम्पीच जज। पार्लियामेंट के पास ये पावर है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एक जज को इम्पीच डिक्लेयर कर सकती है, एक जज को दोषी ठहरा सकती है। बट अगर पार्लियामेंट किसी जज को दोषी ठहरा रही है तो सबसे पहले उनको एक बहुत मजबूत एविडेंस, बहुत ज़्यादा मतलब सटीक एविडेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉपर एविडेंस, बहुत ज़्यादा मतलब पूरा श्योर शॉट एविडेंस रहना चाहिए कि भाई वो जो जज है वो दोषी है। नहीं तो एक जज को इम्पीच करना मतलब दोषी ठहराना बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है। अगर आप एक किसी जज को पार्लियामेंट इम्पीच कर रहा है, दोषी ठहरा रहा है, तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर होगा
वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर करना ईजी नहीं है। आप किसी जज को ऐसे ही दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उस जज को इम्पीच करने में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स है वो ईजी नहीं है। वो क्या है, ईजी नहीं है। तो इसीलिए एक जज को इम्पीच करना बाय द पार्लियामेंट इट्स ऑल्सो नॉट ईजी। अगर वो दोषी है तो भाई एविडेंस मिल जाए, अगर वो दोषी नहीं है, ऐसे ही उसके और फॉल्स स्टेटमेंट लगाए जा रहे हैं कि ये दोषी है, तो उस समय वो बच सकता है। क्योंकि यार उसके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर होता है वो एक जज को इम्पीच करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया, तो हमने इतनी चीज़ें डिस्कस कर लिए गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे सिविल और क्रिमिनल केसेस, ये हम डिस्कस करेंगे गाइस पार्ट 3 के अंदर। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।